आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। और आखिरकार अभी कुछ दिन पहले ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ और फिर क्लिनिक में बिजी हो गई। अनन्या ने जवाब देते हुए कहा। बड़े अंकल ने अनन्या को फिर से एडवाइस देते हुए कहा, मैंने जो पहले कहा था मैं उसी पर कायम हूँ। अब जब तुमने शादी कर ली है तो तुम्हारे लिए फैमिली ही फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अनन्या हंसने लगी और मन में सारी सिचुएशन को सोचने लगी और फिर बोली, थैंक यू अंकल, जैसे ही मेरे टीचर आ जाएंगे मैं क्लिनिक वापस उनको दे दूंगी। उसके बाद मैं काम करना छोड़ दूंगी और घर पर रह के अपने पति और बच्चों का ध्यान रखूंगी। तुम्हारे टीचर अभी भी ना समझ हैं, वो बिना बोले ही ऐसे चला गया और फिर वो वेस्टर्न मेडिसिन का डॉक्टर है, उसके लिए आयुर्वेदिक क्लिनिक चलाना कैसे सही होगा? अनन्या, मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगा कि या तो तुम अपना क्लिनिक किसी को हैंड ओवर कर दो और उसे ही चलाने दो। मैं ये क्लिनिक किसे हैंड ओवर करूं? आपको और मेरी कजिन को? अनन्या अंदर ही अंदर गुस्सा कर रही थी। तुम तो तुम्हारी कजिन को जानती ही हो। मुझे भी लास्ट टाइम हुए किस्से को देखकर समझ आ गया है कि रितिका सही नहीं है क्लिनिक को चलाने के लिए। बड़े अंकल ने चिढ़ते हुए कहा, सच में मुझे ऐसा लगता है कि इस क्लिनिक को बेच देना ही हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है। आखिरकार मैंने तुम्हें बड़े होते हुए देखा है और हम सब फैमिली हैं। अनन्या के अंकल की आवाज बोलते बोलते अब बहुत हार्ड हो गई थी। फाइनली अनन्या अपने बड़े अंकल का मकसद समझ गई। वो क्लिनिक को बेचना चाहते थे। अगर वो भी उन लोगों के साथ मिलकर क्लिनिक बेच देती है तो उसे भी पक्का ही प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर वो मना कर देती है तो आज का खाना एक जाल था। जैसे ही वो यहाँ से निकलेंगे वो दादाजी की बिल को हड़प कर अनन्या को क्लिनिक हैंड ओवर करने को कहेंगे और अगर मैंने ये नहीं किया तो वो लोग लीगल एक्शन लेंगे। अनन्या पहले से ही मैरिड थी और ये पहले ही तय था कि अनन्या की शादी होते ही वो क्लिनिक पर से अपना हक खो देगी। इसलिए उसके बड़े अंकल ने टेबल पर अपने कार्ड बिछा दिए और फिर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। ये टाइम धमकियों और रिश्वत से खेलने का था। उसके बड़े अंकल ने बहुत चालाकी से ये सब किया। सिद्धार्थ, तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो तुम अनन्या के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम क्लिनिक को बेच दें तो तुम्हें भी फंड्स मिल जाएंगे और तुम खुद बॉस बन सकते हो। तुम्हें अब और स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बड़े अंकल ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धार्थ भी उनको देखकर मुस्कुराया। थोड़ा सा सोचने के बाद सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ ये सही है, आइडिया अच्छा है। इसलिए उसने अनन्या की तरफ देखकर पूछा, हम ये क्लिनिक बेच क्यों नहीं देते? अनन्या के अंकल हंसने लगे। उसी दौरान अनन्या की आंटी और ऋतिका भी खुश दिखाई दे रहे थे। पहले उन्होंने सिद्धार्थ से इस बारे में बात करने का सोचा था, लेकिन अभी की सिचुएशन देखते हुए ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्थ सच में उनके साथ है। आखिरकार जीवन क्लिनिक जयपुर शहर की फेमस सड़क पर लोकेटेड एक बड़ा क्लिनिक था। अगर वे इसे बेचते तो उन्हें पक्का ही बहुत अच्छा पैसा मिलता। तो फिर उसके लिए कोई कैसे नहीं ललचा सकता था? अनन्या ये सब सुनकर एकदम चौंक गई और उसने सिद्धार्थ को बिना कुछ कहे घूरा। वो गुस्सा थी कि सिद्धार्थ भी ये क्लिनिक बेचने के फेवर में था। उसके अंकल भले ही ये नहीं जानते थे, लेकिन अनन्या और सिद्धार्थ दोनों अच्छे से समझ गए थे कि वे इस टाइम इस स्टेज पर नहीं हैं कि वो कोई डिसीजन दूसरों के लिए ले पाएं। सिद्धार्थ को अनन्या के क्लिनिक बेचने के मामले में बोलने का कोई हक नहीं था। फिर भी उसने कहा कि उसे क्या करना चाहिए और उसकी एक्टिंग भी बहुत ही कमाल की थी। अनन्या सच में नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या सोच रहा था। मैं चाहता हूँ तुम घर पर मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देख सकता। सिद्धार्थ ने अनन्या के चेहरे से बालों को हटाते हुए प्यार से कहा। अनन्या ने उसके हाथ को साइड में करते हुए कहा, मैं ये क्लिनिक कभी नहीं बेचूंगी। बड़े अंकल का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और वो अनन्या को डांटते हुए बोले, अनन्या तुम ये समझ क्यों नहीं रही? तुम्हारे टीचर गायब हैं और हमें पता नहीं वो कहाँ चले गए। हम जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है। बिना पैसों के उनको ढूंढना मुश्किल है। और फिर तुम क्लिनिक पर रोज आ रही हो तो तुम्हारे पास भी उनको ढूंढने का टाइम नहीं है। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे टीचर को ढूंढा जाए? अनन्या ये अपने टीचर को ही देना चाहती थी क्योंकि वो केपेबल थे सारी चीजों को समझने के लिए और कॉन्फिडेंट और ऑनेस्ट भी थे। अगर वो अपने बड़े अंकल को नहीं समझती तो वो पक्का ही उनकी बातों में आ जाती और उसे भी यकीन हो जाता कि बड़े अंकल सच में ही उसके टीचर के लिए परेशान थे। इसलिए उनके बुरे इरादों को जानकर वो उनसे और बात नहीं करना चाहती थी। लेकिन अचानक उसी पल उनके प्राइवेट केबिन का दरवाजा खुला। अनन्या मुड़ी और उसने दरवाजे की तरफ देखा। वो वीर था। क्या अनन्या के बड़े अंकल ने ये प्रॉमिस नहीं किया था कि वीर अब उनके सामने फिर कभी नहीं आएगा? वो यहाँ क्यों था? लेकिन कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। अनन्या के अंकल की फैमिली तो उससे भी ज्यादा सरप्राइज लग रही थी, बल्कि उनके फेस के एक्सप्रेशंस भी बदलने लगे और वो पूछने लगे, तुम यहाँ क्यों आए हो? वीर ने रितिका की तरफ देखा और कहा, रितिका क्या तुमने मुझे यहाँ आने के लिए नहीं कहा था? नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, रितिका ने हैरानी से कहा। अनन्या सारे सीन को कंफ्यूज होकर देख रही थी। उसी टाइम सिद्धार्थ ने चम्मच उठाया और दाल से भरकर अनन्या को खिलाना चाहा। अनन्या ये देखकर हैरान रह गई। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? अपना मुंह खोलो। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अनन्या ने अपना मुंह खोला और सिद्धार्थ के हाथों से दाल खाई। क्या सच में उसने दाल खाई थी? ऐसा लग रहा था जैसे उसे शॉक लगा था। क्या सिद्धार्थ ही था जिसने वीर को बुलाया था? जब वीर ने ये सब सुना तो उसे भी झटका लगा था। वो सोच रहा था कि रितिका ने उसे डेट पर चलने के लिए बुलाया था और फिर इतनी अच्छी लोकेशन होने पर वो वहाँ सूट और टाई पहन के आया था। लेकिन जैसे ही उसने रितिका और उसके डैड के रिएक्शंस देखे वो समझ गया कि उसे उन लोगों ने तो नहीं बुलाया था। अगर उन लोगों ने उसे नहीं बुलाया था तो पक्का ही अनन्या ने बुलाया था।
वीर तुरंत अनन्या से बोला, अनन्या तुम ही हो ना जिसने मुझे यहाँ बुलाया? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम बस इस आदमी के झांसे में आ गई हो, है ना? अनन्या ने अपने मुंह का खाना खत्म किया और सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी और बोली, ये भौंकने वाला कुत्ता कहाँ से आ गया? क्या इस टेबल पर रखी डिशेस की खुशबू इसे यहाँ ले आई? अनन्या से इस तरह अपनी इंसल्ट सुनकर वीर नाराज हो गया और मन ही मन सोचने लगा, ये अनन्या खुद को कुछ ज्यादा ही समझती है। क्या समझती है वो खुद को? अगर ये उसके क्लिनिक का मामला नहीं होता तो वो उसकी तरफ देखता भी नहीं। वीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर इसे नहीं दिखने दिया। वो फिर भी एक्टिंग करता रहा और उतने ही प्यार से अनन्या को देखता रहा। लेकिन रितिका अब और नहीं सह सकती थी। उसने अपनी आंखों से अनन्या को घूरा। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था, जैसे वो अनन्या को जिंदा ही निगल जाएगी। फिर वो बोली, अनन्या चीजों को इस तरह से मत खींचो। अनन्या ने बहुत आराम से जवाब दिया, क्या तुमने किसी कुत्ते को भौंकते हुए नहीं सुना? या शायद ही तुम्हारा ही कुत्ता है? रितिका खड़ी हुई और जोर से चिल्लाने लगी, तुम कौन हो जो इसे कुत्ता बुला रही हो? अनन्या तुम हो बिच, तुम बहुत खराब हो जिसके अंदर गोलियां और कचरा भरा हुआ है। जैसे कि अनन्या पहले से ही मैरिड थी, हर कोई बिना कोई डिटेल जाने सारी सिचुएशन समझ रहा था, इसलिए किसी का उनके बीच में बोलने का फायदा नहीं था। अनन्या ने कहा, मैं तो अपने इस झूठे फियांसे के बारे में बात कर रही थी। तुम क्यों इतना दुखी हो रही हो? क्या ये सच में तुम्हारा कुत्ता है? बार बार कुत्ता कहे जाने से वीर का गुस्सा सर पर चढ़ गया। वो अब और ज्यादा एक्टिंग नहीं कर सकता था। रितिका को अनन्या को इस तरह बोलने पर उसके पेरेंट्स कुछ भी नहीं कह रहे थे, तो वीर समझ गया कि इन लोगों ने पहले ही सब बता दिया था। अगर ऐसा ही था तो उसे अनन्या के सामने अच्छा बिहेव करने की जरूरत नहीं थी। तुम होती कौन हो मुझे कुत्ता बुलाने वाली? वीर ने अनन्या को गुस्से में कहा। वो आगे बोला, क्या तुम्हें सच में लगता था कि मैं तुम में इंटरेस्टेड था? क्या तुमने कभी खुद को देखा भी है? रितिका भी वीर के साथ होकर मजाक बनाते हुए बोली, वीर सही बोल रहा है, जैसी तुम हो कौन सा आदमी तुम में इंटरेस्टेड होना चाहेगा? सिद्धार्थ के पास भी बहुत सी औरतें होंगी, लेकिन वो तुम्हारे साथ सिर्फ क्लिनिक की वजह से है। अगर तुम्हारे पास क्लिनिक नहीं होता तो वो तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करता। तभी सिद्धार्थ एकदम से खड़ा हो गया। उसे खड़ा होता हुआ देखकर रितिका थोड़ा डर गई और पीछे हो गई। वीर सिद्धार्थ का मजाक बनाते हुए बोला, तुम क्या देख रहे हो? तुम मुझसे कैसे अलग हुए? तुम भी ठीक मेरे जैसे ही हो, बल्कि तुम तो मेरे भी बाद आए थे। तुम कैसे कम्पीट कर सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, ये औरत जरा भी अट्रैक्टिव नहीं है। यहाँ तक कि अगर ये मेरे बेड पर आकर कपड़े भी उतार दे तब भी मैं इसकी तरफ नहीं देखता। सिद्धार्थ की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी वाइन का ग्लास उठाया और वीर पर फेंक दिया। ग्लास से वीर के सर पर चोट लगी और वो चिल्लाया, आ! और रेड वाइन उसके सर से नीचे बहने लगी। अचानक से वीर एक हेल्पलेस पोजीशन में आ गया था। हर कोई हैरान नजर आया। रितिका ने तुरंत एक टिश्यू उठाया और वीर के सर से वाइन पोंछने लगी और वीर के चेहरे से वाइन पोंछने के लिए आगे बढ़ी। वीर तुम ठीक हो? रितिका ने चिंता दिखाते हुए पूछा। रितिका की आंखें सिद्धार्थ को देखते हुए लाल हो गईं और वो बोली, तुमने इस मैटर को बेकार में ही बहुत खींच दिया। तुम ऐसे किसी को कैसे मार सकते हो? शायद रितिका सोच रही थी कि वो एक औरत है तो सिद्धार्थ उसे नहीं मारेगा, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और सिद्धार्थ की तरफ आगे बढ़ी। लेकिन अनन्या सिद्धार्थ के सामने आ गई और उसे वाइन बोतल से पॉइंट आउट करते हुए बोली, रितिका। रितिका बहुत डर गई थी और वो आते आते रुक गई और बोली, अनन्या तुम ये करने की हिम्मत नहीं कर सकती। अनन्या जवाब देते हुए बोली, तुम और वीर दोनों घटिया लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये शर्म की बात होगी अगर तुम दोनों साथ नहीं होगे तो, लेकिन जिस तरह से तुमने वीर को सपोर्ट किया, मैं पक्का कह सकती हूँ कि तुम दोनों पहले से ही साथ हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लाइफ टाइम साथ रहो, इसलिए कभी अलग मत होना और किसी और की लाइफ मत खराब करना। जैसे ही अनन्या ने अपनी बात खत्म की, केबिन का दरवाजा एक बार फिर से खुला। एक आदमी भागता हुआ अनन्या के पास आया। उसके बाद वो तेज आवाज में बोला, अनन्या तुम क्या कर रही थी? क्या तुमने कहा कि वो दोनों साथ थे? वो दोनों साथ कैसे हो सकते थे? अनन्या हैरान होकर उसे देखती रही। वो लंबा चौड़ा हैंडसम आदमी जिसने लेदर जैकेट और जीन्स पहन रखी थी, वो कोई और नहीं बल्कि रितिका का असली बॉयफ्रेंड कुणाल शर्मा था। वो यहाँ क्या कर रहा था? कुणाल ने एक दिन पहले ही वीर को देखा था। कल जब वीर पुलिस स्टेशन से रिहा हो रहा था तब रितिका उसके लिए थोड़ा सैड थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ सिर्फ पॉकेट FM पर। इसलिए वो कुणाल के साथ उससे मिलने गई थी। जैसे ही वीर ने रितिका का हाथ पकड़ा था, उसी टाइम कुणाल उनके बीच आ गया था। क्योंकि वो लोग बाहर पब्लिक में थे तो रितिका ने कुणाल को शांत किया और उसे ये बताया कि वीर उसकी तारीफ कर रहा था, इसलिए उसने इमोशनल होकर उसका हाथ पकड़ लिया था। कुणाल ने रितिका की बात मान ली और फिर उस पर शक भी नहीं किया, इसलिए जैसे ही वो आया था उसने तुरंत वीर को देखा। वो बहुत गुस्सा हुआ था और उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था और वो बोला, तुम फिर से मेरी रितिका से क्यों चिपक रहे हो? कुणाल वीर पर चिल्लाया और उसे धमकाया। कुणाल को गुस्से में देखकर वीर डर गया और उसने अपने कदम पीछे ले लिए। लेकिन कुणाल ने गुस्से से उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और उसे दीवार की तरफ धक्का दिया। वीर उससे रोते हुए माफी मांगने लगा। साथ ही एक वाइन की बोतल के जमीन पर गिरने की भी आवाज आई। वो वही ग्रैंड रिजर्व रेड वाइन की बोतल थी जो सिद्धार्थ ने मंगवाई थी। वो खींचा तानी में नीचे गिर गई थी। रितिका का चेहरा डर के मारे उतर गया और वो चिल्लाई, कुणाल तुम क्या कर रहे हो?
अनन्या के आंटी और अंकल भी घबरा गए और बोले, कुणाल ऐसे मत करो, हम बैठ के बात कर लेते हैं। रितिका बिल्कुल भी मत डरो, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ना कि अगर ये तुम्हें फिर से परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कुणाल ने अपने दांतों को पीसते हुए ये शब्द कहे। जैसे ही उसने वीर को देखा, उसने सीधा एक पंच उसके मुंह पर मार दिया। वीर के हैंडसम और साफ चेहरे पर उस पंच का निशान साफ दिखाई दे रहा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। रितिका का दिल ये सब देखकर दुखी हो रहा था, इसलिए वो तुरंत कुणाल के पास गई और उससे बोली, कुणाल तुम क्या कर रहे हो, ऐसे किसी को भी इतना कैसे मार सकते हो। वीर के लिए रितिका खुद को चिंता दिखाने से नहीं रोक पाई और उसने कुणाल को साइड किया और वीर के पास गई। कुणाल टेबल के पास आ गया और रितिका को देखकर कहने लगा, तुम इसकी हेल्प कर रही हो, तुम सच में इसकी हेल्प कर रही हो। तुमने कल मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा और तुम तो उसे पसंद भी नहीं करती, लेकिन वो तुम्हारे चिपकता रहता है। बड़े अंकल को एहसास हुआ कि सिचुएशन हाथ से निकल गई थी। उनको ऐसी फीलिंग हुई कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने तुरंत कुणाल से कहा, कुणाल तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है। उसी टाइम रितिका भी आगे आई और अपनी रोती हुई आवाज में बोली, कुणाल तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो, तुम सच में बहुत इरिटेटिंग हो, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। रितिका ब्रेकअप के बारे में जिक्र करके कुणाल को चुप करना चाहती थी। कुणाल रितिका को सच में पसंद करता था, इसलिए जब उसने रितिका को परेशान देखा तो वो तुरंत शांत हो गया और बोला, रितिका मैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, उसके ऊपर लगा हुआ बैलून एकदम फट गया और उसमें से सारी फोटोज स्नो की तरह नीचे गिरने लगी। वो फोटोज वीर और रितिका की थीं। उनमें वो दोनों एक दूसरे के करीब थे। वो फोटोज उनके हाथ पकड़ते हुए, हग करते हुए, किस करते हुए थी। कुणाल ने उनमें से एक फोटो उठाई और वो देखकर हैरान हो गया और उसके आंसू निकलने लगे। वो बहुत गुस्सा हो गया, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। दांत पीसते हुए वो चिल्लाया, रितिका तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की? मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, मैंने तुम्हें वो सब लाकर दिया जो भी तुम चाहती थी, फिर भी तुमने मेरी पीठ पीछे एक लड़का ढूंढ लिया। रितिका के चीट करने से कुणाल इतना गुस्सा हो गया कि वो सही गलत भूल गया और उसने रितिका को पंच मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन वो एकदम से रुक गया। वो एक ही टाइम में उसे नफरत और प्यार दोनों कर रहा था। वो सच में रितिका से प्यार करता था, लेकिन उसने खुद को वहां अकेला पाया। वो उस पर चिल्ला नहीं सकता था और ना ही उसे मार सकता था, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा वीर पर निकाला। अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए वो सीधा वीर के पास गया और बोला, मेरी गर्लफ्रेंड को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी गर्लफ्रेंड को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, मरते दम तक मारूंगा। कुणाल ने वीर को बहुत मारा और उसकी नाक से भी खून बहने लगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितना वीक था। लेकिन वो एक आदमी तो था, वो ऐसे चुपचाप कैसे मार खा सकता था? इसलिए दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को मारने लगे। प्राइवेट केबिन का माहौल बहुत खराब हो गया था। वाइन की बोतल टूट गई और डिशेस खराब हो गई। थोड़ी ही देर में केबिन बहुत गंदा हो गया। अनन्या के अंकल को बहुत गुस्सा आ रहा था और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। रुक जाओ, रुक जाओ, वो चिल्लाए। रितिका की आंखें शौक से खुली रह गईं और उसके आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोली, लड़ाई करना बंद करो, लड़ाई करना बंद करो। लेकिन दोनों में से कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था और उनकी लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। इसी दौरान अनन्या की आंटी भी बहुत डर गई थी, इसलिए वो भी चिल्लाने लगी। अनन्या भी ये सब देखकर थोड़ा डर गई थी। सिद्धार्थ ने अनन्या को अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपने पीछे करके प्रोटेक्ट किया। उसका हैंडसम चेहरा अभी भी शांत था, क्योंकि वो बिना इसमें इन्वॉल्व हुए उनको देख रहा था। केबिन के अंदर हो रहे इस शोर ने बाहर बैठे रेस्टोरेंट के मैनेजर को भी अट्रैक्ट कर लिया और उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवाकर वीर और कुणाल को अलग करवाया। कुणाल तो फिर भी ठीक था, उसे ज्यादा चोटें नहीं लगी थी। वो बस गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन वीर की हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे पर काफी चोटें लगी थी। उसका मुंह भी कट गया था और मुंह के किनारों से खून भी निकल रहा था। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मैनेजर ने पुलिस को फोन करने का डिसाइड किया, लेकिन अनन्या के अंकल ने तुरंत उन्हें रोक दिया। बड़े अंकल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो नहीं चाहते थे कि अब और ज्यादा बुरा हो और उनकी इस तरह बदनामी हो। गुस्से से उन्होंने कुणाल और रितिका को देखा और उन्हें लेक्चर देने लगे। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? एक बार अपनी तरफ देखो तुम लोग। कुणाल को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वो रितिका की तरफ दर्द से देख रहा था। उसके बाद वो गुस्से से अनन्या के बड़े अंकल से बोला, अंकल आपने देखा ना कि आज क्या हुआ है? मैं अकेला नहीं था जिसने ये सब किया। वैसे अंकल आप बताइए, क्या आपको ये सब पहले से ही पता था और फिर भी आपने मुझे नहीं बताया? बड़े अंकल तुरंत उसे समझाने लगे, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि ये सब एक गलतफहमी है? तुम पहले चीजों को कंफर्म क्यों नहीं कर सकते? तुम हमेशा ही इतना जल्दी क्यों गुस्सा हो जाते हो? क्या आप अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं? क्या आपकी पूरी फैमिली मुझे पागल समझ रही है? कुणाल निराश होकर बोला, मैं हमेशा से सोचता था कि तुम बहुत ही काइंड और अच्छी औरत हो। इसने सोचा होगा कि तुम तो इस तरह से एक कैरेक्टरलेस निकलोगी। कुणाल ने पूरा दम लगाकर खुद को सिक्योरिटी गार्ड से छुड़ा लिया, जिसने उसे पकड़ रखा था, और चला गया। एक आदमी के लिए इस तरह से धोखा खाना एक शर्म की बात हो जाती है, इसलिए वो यहाँ और ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता था। रेस्टोरेंट के मैनेजर को ये एहसास हो गया था कि ये सब एक दूसरे को जानते थे और ये लड़ाई इनके पर्सनल मैटर्स के कारण हो रही थी, इसलिए उसने कुणाल को जाने से नहीं रोका। वो जानता था कि अगर मैटर ज्यादा फैला तो ये उनके रेस्टोरेंट के लिए भी अच्छा नहीं होगा। रितिका कुणाल को जाता हुआ देख रही थी और उसे थोड़ी सी चिंता और घबराहट हो रही थी, इसलिए वो उसके पीछे चिल्लाई, कुणाल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बिहेव करने की? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा।
अनन्या ने रितिका की तरफ देखा और महसूस किया कि वो कितनी अजीब थी। उसी ने ही चीट किया और वही अब इतने कॉन्फिडेंस से एक्टिंग कर रही थी कि उसके साथ गलत हुआ। कुणाल यहाँ गलत नहीं था, वो तो सच में एक अच्छा पर्सन था। अनन्या कुणाल की पर्सनालिटी पर कमेंट्स नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उसे ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन रितिका के साथ 3 सालों से रिलेशनशिप में वो हमेशा उसके लिए फेथफुल रहा था और रितिका को ऐसे मानता था जैसे वो देवी हो। अब जब उनका ब्रेकअप हो गया था तो अगर किसी को पछताना था तो वो सिर्फ रितिका थी। वीर पक्का ही भरोसे लायक नहीं था। अनन्या, अब तो तुम खुश हो ना? अनन्या के अंकल ने उससे चिढ़ते हुए कहा। अनन्या समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा था, ये सब उससे कैसे कनेक्टेड था। रितिका ने अपने दांत पीसे और गुस्से में कहा, अनन्या, तुमने ये सब प्लान किया था ना? अनन्या ने भोलेपन से कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो खुद ही आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा था। मैं तो खुद ही पूरे इंसिडेंट के टाइम हैरान थी। इसी दौरान उसके पास खड़े सिद्धार्थ ने उसके सर पर थपथपाया और बहुत शांति से कहा, वाइन और खाना सब बर्बाद हो गया है। अब कोई रास्ता नहीं है कि हम इस खाने को खा सकें। चलो हम घर चलते हैं। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी जैसे कि पियानो बज रहा था। जैसे ही रेस्टोरेंट के मैनेजर ने ये सुना कि वो लोग जा रहे थे तो वो तुरंत बिल ले आया। इस तरह की घटना के बाद वो वीआईपीज होने के बावजूद काफी परेशान महसूस कर रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कुछ भी महंगी चीज नहीं टूटी थी, बस कुछ प्लेट्स थी जो टूट गई थी। इसलिए मैनेजर बस इतना चाहता था कि वो लोग बिल का पेमेंट करें और चले जाएं। जैसे ही अनन्या ने वो बिल देखा तो वो सिद्धार्थ के पास खड़ी हो गई और जैसे ही सिद्धार्थ ने वो बिल देखा वो भी अनन्या की तरफ देखकर उसके फेस पर से उसके बाल हटाने लगा। वो दोनों इस तरह एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे तो मैनेजर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वो इस तरह के क्लासी रेस्टोरेंट में काफी सालों से काम कर रहा था और उसने बहुत से अमीर और रॉयल गेस्ट्स का वेलकम किया था, इसलिए उसकी आंखें काफी वेल ट्रेन्ड हो गई थी। वो एक ही नजर से बता सकता था कि सिद्धार्थ ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, इसलिए उसने बिल उठाकर अनन्या के अंकल को पकड़ा दिया। बड़े अंकल का बिल पेमेंट करने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी उन्होंने दुखी होकर मैनेजर को देखा, लेकिन मैनेजर को लगा कि वो लड़ाई की वजह से दुखी थे, इसलिए उसने पोलाइटली कहा, सर केवल 50,000 रुपए। जैसे ही बड़े अंकल ने वो अमाउंट सुना तो वो हैरान हो गए। बिल के पेमेंट के लिए मना करने की बजाय उन्होंने शॉक्ड होकर पूछा, ये बिल इतना ज्यादा कैसे आया? मैनेजर ने स्माइल करते हुए कहा, सर आपने ग्रैंड रिजर्व रेड वाइन ऑर्डर की थी। बड़े अंकल ने कहा, ये इतनी महंगी क्यों है? क्या ये सस्ती वाइन नहीं है? सर ये ओरिजिनल ग्रैंड रिजर्व रेड वाइन है जो फॉरेन से इंपोर्ट की जाती है और इसकी ओरिजिनल प्राइस तो 32,500 रुपीज है। हमने पहले ही आपको डिस्काउंट दे दिया था और इसकी रेट 30,000 रुपीज लगाई है, मैनेजर ने जवाब दिया। बड़े अंकल ने जब ये सुना तो वो सिद्धार्थ की तरफ गुस्से से देखने लगे और सोचने लगे, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई ग्रैंड रिजर्व रेड वाइन ऑर्डर करने की, जब इनको पता ही नहीं था कि ये क्या है। सिद्धार्थ ने ये जानबूझकर किया था। सिद्धार्थ ने जानबूझकर इसे ऑर्डर किया था। इसका मतलब वही था जिसने यहाँ वीर और कुणाल को भी बुलाया था। जब अनन्या की आंटी ने वाइन की प्राइस सुनी तो वो भी शॉक्ड हो गई। तुरंत वो चिल्लाकर बोली, ये किस तरह की वाइन है? डिस्काउंट देने के बाद भी ये इतनी महंगी क्यों है? मैनेजर पहले तो बहुत इरिटेट हो गया, लेकिन फिर भी हंसते हुए बोला, मैडम आप ग्रैंड रिजर्व रेड वाइन के बारे में ऑनलाइन चेक कर सकती हैं कि ये क्या है और ये इतनी महंगी क्यों है। अगर वो ये जानती हैं कि कैप्रिसी ब्रांड के बैग को कैसे कैरी किया जाता है तो फिर वो इस वाइन के ब्रांड के बारे में क्यों नहीं जानती थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट FM पर। मुझे मतलब नहीं है कि कौन सी वाइन थी, मैंने इसे ऑर्डर नहीं किया था, हम इसका पेमेंट क्यों करें? बड़ी आंटी ने अनन्या की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, इससे कहो पेमेंट करने के लिए, ये खाना इसी की तरफ से ट्रीट था। अनन्या के बड़े अंकल अपना गला साफ करते हुए ऐसे खड़े हुए जैसे कि उनके पास पावर है और वो कोई अथॉरिटी हैं। इसी दौरान रितिका एक हाथ से वीर को संभाल रही थी, इसलिए उसने दूसरे हाथ से अनन्या को पॉइंट आउट किया और बोली, हाँ इसी को पेमेंट करने के लिए कहिए। मैनेजर भी हैरान हो गया और वो अनन्या और सिद्धार्थ की तरफ देखने लगा। फिर वो उन दोनों के पास आने लगा। जैसे भी वो बढ़ा, अनन्या ने कहा, मैं क्यों इसका पेमेंट करूं? मैंने कब कहा कि मैं ट्रीट दे रही हूँ? बड़े अंकल ने इनवाइट किया था, इसलिए मुझे लगा अंकल ही पेमेंट करेंगे। बिल्कुल तुम्हें ही पेमेंट करना चाहिए, तुमने सबसे महंगी वाइन बॉटल का ऑर्डर दिया था, उसकी आंटी ने गुस्से से बोला। अनन्या हैरान होते हुए बोली, हाँ हमने ही ऑर्डर किया था, लेकिन हमारे पीने से पहले ही आपकी बेटी के दोनों लवर्स ने उसे गिरा दिया था। रितिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बोली, अनन्या तुम मुझ पर फिर से इल्जाम लगा रही हो। अगर इसके पीछे तुम नहीं होती तो ये कभी नहीं लड़ते। तुमने ये पूरा ड्रामा प्लान किया था। जल्दी करो और बिल का पेमेंट करो, नहीं तो हम पुलिस को बुला रहे हैं। ठीक है चलो पुलिस को ही बुलाते हैं मैटर सॉल्व करने के लिए और देखते हैं पेमेंट किसको करना चाहिए, अनन्या ने राजी होते हुए कहा। मैनेजर बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि कोई बहुत बड़े वीआईपीज आए हैं, लेकिन ये लोग तो बिना पेमेंट करे ही जाने की कोशिश कर रहे थे। पहली बात, मैनेजर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ट्रीट दे रहा था, वो बस ये जानता था कि जो लोग लड़े उन्होंने ही ये सब बर्बाद किया और तोड़फोड़ की, इसलिए वे ही इसके लिए जिम्मेदार होने चाहिए। इसलिए एक बार फिर मैनेजर अनन्या के अंकल की तरफ मुड़ा और बोला, सर बिल 50,000 का है। अनन्या की आंटी फिर से चिल्लाते हुए बोली, हमें क्यों इसका पेमेंट करना चाहिए? अनन्या से कहिए पेमेंट करे। हमने तो कुछ खाया भी नहीं था, हमें क्यों पेमेंट करना चाहिए? जिसने ये सब खराब किया उसे पेमेंट करना चाहिए, अनन्या ने जोर देते हुए कहा। अनन्या की आंटी ने वीर को पॉइंट आउट करते हुए कहा, फिर तो इससे कहिए, हाँ ना इसकी लड़ाई की वजह से बर्बाद हुआ, इससे कहिए पेमेंट करे। ये मैं नहीं था, मैं तो बस एक विक्टिम था। कुणाल था जिसने ये सब शुरू किया था, उससे कहिए पेमेंट करे। वीर ने रितिका की तरफ दर्द से देखते हुए कहा, मुझे तो लास्ट में गिनना चाहिए, मैं ये सब कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? बल्कि मुझे तो चोट लगने से बहुत दर्द हो रहा है।
ये बुरी तरह से दुख रही है। रितिका उसे इस तरह दर्द में नहीं देख पा रही थी और वो बोली, वीर। कुणाल तो पहले ही चला गया था, अब मैनेजर उसे कैसे ढूंढ सकता था। इसलिए मैनेजर अब परेशान होते हुए बोला, अगर आप लोग पेमेंट नहीं करेंगे तो मुझे सच में पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अनन्या अपनी आंखों से ये सीन देख रही थी कि कैसे उसकी फैमिली बदल गई। वो लोग खुद के खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गए। अचानक अनन्या ने महसूस किया कि सिद्धार्थ ने उसे कमर से पकड़ लिया था। उसके बाद वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे। इस तरह सिद्धार्थ के कमर पकड़ने से अनन्या थोड़ा सा घबरा गई और वो उसका हाथ छुड़ाने लगी। लेकिन सिद्धार्थ ने उसके पास आकर उसके कान में बोला, हिलो मत। सिद्धार्थ बहुत डोमिनेटिंग, पावरफुल और शांत था और वो अनन्या के बहुत करीब था। उसकी सांसें अनन्या के कानों को टच कर रही थीं। अनन्या ने महसूस किया कि वो गर्म हो गई थी और सिद्धार्थ के कदमों के साथ साथ उसके भी कदम चलने लगे। जैसे ही अनन्या रूम से बाहर निकली, उसने सिद्धार्थ से कहा, छोड़ो अब, मुझे जाने दो। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे जाने नहीं दिया, बल्कि उसने उसकी कमर को तब तक पकड़कर रखा जब तक कि वो पार्किंग में खड़ी अपनी कार तक नहीं पहुंच गए। जैसे ही अनन्या कार में बैठी, उसने सीट बेल्ट बांधी और सिद्धार्थ से कहा, तुम्हें अब से ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो उसकी इंटीमेसी से थोड़ा नर्वस हो गई थी। सिद्धार्थ मुड़ा और अनन्या को देखने लगा। वो बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था, जैसे वो उसके आत्मा की गहराई को देख पा रहा हो। अनन्या को थोड़ा अजीब लगा। वो खुद की तरफ देखने लगी और फिर उसने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी ना, तो तुमने कर लिया। अनन्या चिंता से बोली, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि इतनी इंटीमेसी से एक्ट करो। हमें ये करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि अगर हम सच में कपल होते तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता, बल्कि ये सब नेचुरली होता। जैसा तुमने किया वो बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि तुम जानबूझकर कर रहे हो, इसलिए वो झूठा भी लग रहा था। सिद्धार्थ की नजर पानी की तरह साफ थी और उसके चेहरे की हल्की सी स्माइल बता रही थी कि वो अनन्या में इंटरेस्ट दिखा रहा था। वो बोला, तुम जानती हो कि मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा था। अनन्या एक पल के लिए थोड़ा सा हैरान हुई, इससे पहले कि उसे एहसास होता कि वो किसके बारे में बात कर रहा था। अचानक से उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बेशक उसे जैसे ही ये कंफर्म हो गया था कि वीर उसका झूठा फियांसे था, वो तुरंत अपने पति सिद्धार्थ के बारे में सोचने लगी। अगर उसने अपनी मेमोरी नहीं खोई थी और उसका कोई फियांसे नहीं था, तो पक्का ही उसका कोई पति भी नहीं होगा। ये सच था कि उसके अंकल की फैमिली ने अनन्या से वीर के बारे में क्लिनिक के लिए झूठ बोला था। लेकिन सिद्धार्थ का क्या कारण था? उसने क्यों कहा कि वो अनन्या का पति था? अनन्या अभी तक सिद्धार्थ से पीछा नहीं छुड़ा पाई थी जैसा वो चाहती थी। अब वो उससे प्रॉपर बात करके कुछ बातें क्लियर करना चाहती थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लेकिन जिससे पहले कि अनन्या कुछ कह पाती, सिद्धार्थ ने कुछ बातें क्लियर करने का डिसाइड कर लिया था। सिद्धार्थ ने पासा घुमा दिया और उसने अनन्या को कुछ सोचते हुए पकड़ लिया। मौसम बदल रहा था और इस तरह एकदम से ठंड की शुरुआत होना सोच से परे था। आसमान में बादल घिराए थे, बिजली और तूफान आने लगे और अचानक से बारिश होने लगी। कार के ऊपर गिरती हुई बारिश पिटर पिटर की आवाज कर रही थी। अनन्या बारिश की आवाज सुन रही थी और चुपचाप बारिश को महसूस कर रही थी। सिद्धार्थ भी बस गाड़ी चला रहा था। दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। बहुत देर की शांति के बाद अनन्या ने मुड़कर सिद्धार्थ को देखा। आसमान में अंधेरा था और सिद्धार्थ सामने देखकर गाड़ी चला रहा था। अनन्या उसके एक्सप्रेशंस अच्छे से नहीं देख पा रही थी। अनन्या ने एक पल सोचा और फिर प्यार से बोली, मुझे यकीन नहीं होता कि दादाजी ने इस तरह से अपनी विल लिखी थी। मुझे लगता है मेरे दादाजी के अलावा एक मेरे टीचर ही हैं जिन्हें सच का पता होगा। मेरे बड़े अंकल चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए और मेरे टीचर गायब हैं तो क्लिनिक का कंट्रोल उन्हें मिल जाएगा और वो उसे बेच देंगे। मुझे पता है कि मुझे इतनी जल्दी सच का पता कभी नहीं चल पाता अगर तुम आज मेरी हेल्प नहीं करते, इसलिए मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। सिद्धार्थ ने मुड़कर अनन्या को देखा। वो थोड़ा सा हंसा और फिर अपनी ही मस्ती में स्टीयरिंग पर उसकी उंगलियां नाच रही थी, जैसे वो कुछ गुनगुना रहा था। लेकिन अब मैं ये कंफर्म कह सकती हूँ कि मैंने अपनी मेमोरी नहीं खोई है। अगर ऐसा ही है तो मेरा फियांसे पक्का ही झूठा है और इसका मतलब ये है कि मेरा पति भी झूठा है। जैसे कि सब झूठ है तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने ये क्यों किया? अनन्या बिना रुके लगातार बोले जा रही थी। वो बस सीधा पॉइंट की बात करना चाहती थी। आगे सिग्नल रेड था, इसलिए सिद्धार्थ ने कार रोकी और अपनी सीट पर पीछे होकर आराम से बैठ गया। फिर उसने सर घुमाकर अनन्या को देखा, लेकिन उसकी आवाज में ठहराव था और उसने एक एक शब्द साफ साफ कहा, इसका कारण ये था क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे ये बोलकर फिर से धोखा देने की कोशिश मत करो। ये कहते हुए अनन्या का चेहरा सीरियस था और उसकी आवाज से लगा कि वो दुखी थी। लेकिन उसके दिल में सिद्धार्थ के कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत सारी कंफ्यूजन थी। सिद्धार्थ के इस कॉन्फिडेंस को देखकर अनन्या को खुद की कही बात पर ही शक होने लगा। तुम मुझे थैंक यू कह रही हो क्योंकि तुम जानती हो कि आज का खाना मेरी वजह से अमेजिंग था। जैसे कि मैं तुम्हारे सच जानने के बारे में परेशान नहीं था कि तुम जान लोगी कि तुमने कभी अपनी मेमोरी नहीं खोई थी और तुम्हें ये भी एहसास हो जाएगा कि वीर तुम्हारा झूठा फियांसे है। तुम्हें ये कैसे नहीं जान लूंगा कि तुम फिर ये सोचोगी कि तुम्हारे झूठे फियांसे की तरह ही तुम्हारा पति भी झूठा है। इसलिए ये जानते हुए मैंने जो किया वो क्यों किया, क्योंकि मैं सच में तुम्हारा पति हूँ। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा जैसे कोई झरना बह रहा हो, लेकिन उसके कहे शब्द बहुत पावरफुल थे, जैसे किसी घोड़े को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है। अनन्या हैरान थी। जैसे कि सिद्धार्थ ने वीर और कुणाल को डिनर के लिए इनवाइट किया था तो उसने पक्का ही रितिका के रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से पूरी जांच पड़ताल की होगी। लेकिन क्या उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो अनन्या का पति था जैसा कि उसने बोला था? सच कहा जाए तो अनन्या को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा।
सिद्धार्थ सच में ही बहुत चालाक और खतरनाक था, इसलिए वो जितना अंदर से खतरनाक था उतना ही बाहर से भी था। वो तो अच्छा हुआ कि सिद्धार्थ ने अपने तरीके अनन्या पर नहीं अपनाए थे, लेकिन फिर भी इसका कोई भरोसा नहीं था। अपनी इस जीत के लिए भले ही उसने अपने तरीके अनन्या पर यूज किए, लेकिन उसने ये सब अनन्या को बिना कोई तकलीफ दिए आराम से और आसानी से किया था। लेकिन तुमने सुना कि उन लोगों ने क्या कहा था कि मुझसे ये क्लिनिक लेना इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट हो। इसलिए मुझे बताओ, क्या हमारे पास सच में मैरिज सर्टिफिकेट है? अनन्या ने शांति से पूछा। सिद्धार्थ ने मुंह बनाते हुए प्यार से कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरे होते हुए ये क्लिनिक तब तक किसी और के पास नहीं जाएगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। उसकी आवाज धीरे थी लेकिन पावरफुल थी। उसका जवाब सुनने के बाद अनन्या अब भी उसके कहे शब्दों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। क्या वो अनन्या के सवाल को इग्नोर कर रहा था? क्या वो उसे बता रहा था कि क्लिनिक उसका ही रहेगा भले ही उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट हो? पहले तो उसे क्लिनिक के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। उसे डायरेक्टली पूछना चाहिए था कि अगर उनकी शादी हुई है तो उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट होगा ही, और शायद उसे सिद्धार्थ को सीधा मैरिज सर्टिफिकेट ऑफिस ले जाना चाहिए था। अगर उसने अपनी मेमोरी नहीं खोई थी तो फिर वो दोनों अजनबी थे। अनन्या को सब कुछ क्लियर करना था। कार उसकी कॉलोनी में रुकी जहां उसका अपार्टमेंट था। अनन्या ने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन फिर वो वापस जल्दी से कार में बैठ गई। बारिश अभी तक हो रही थी और कार उसके ब्लॉक से थोड़ा दूर रुकी हुई थी। अनन्या ने अपने सर को कवर करने के लिए अपना हैंडबैग उठाया। वो भागकर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन सिद्धार्थ ने तभी कार से उतरकर अपना छाता खोला। उस बिना किसी फीलिंग्स के आदमी ने देखा कि अनन्या बारिश में भीग रही थी। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुम देख नहीं सकती कि बारिश हो रही है? सिद्धार्थ ने शांति से पूछा। सिद्धार्थ ने कार का दरवाजा बंद कर दिया और वो जल्दी से अनन्या के पास आया और उसे अपने छाते के अंदर खींच लिया। तुम छाता लाए थे? अनन्या ने हैरानी से पूछा। अनन्या और सिद्धार्थ सच में बहुत करीब थे, इसलिए अनन्या ने अपने कदम पीछे करने की कोशिश की, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो ऐसे करेगी तो वो बारिश में भीग जाएगी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट FM पर। सीधी खड़ी रहो, सिद्धार्थ ने उसे वापस छाते के अंदर खींचते हुए कहा। एक हाथ से छाता पकड़े हुए सिद्धार्थ ने अपना दूसरा हाथ अनन्या के कंधे पर रखा, ये ध्यान में रखते हुए कि अनन्या भीगे नहीं। अनन्या थोड़ा सा घबरा गई और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली, जैसे वो सिद्धार्थ की आंखों में देखने से डर रही थी। सिद्धार्थ ने उसे कसकर गले लगा लिया था। उसकी बॉडी की गर्माहट अनन्या को डरा रही थी। तभी अनन्या ने महसूस किया कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो घबरा भी रहा था, वो एक्साइटेड भी था और थोड़ा थका हुआ भी था। इस तरह उसकी धड़कन तभी होती थी जब वो सिद्धार्थ के करीब होती थी। बाकी दूसरे टाइम वो चाहे कितनी ही नर्वस हो या कितनी ही डरी हुई हो, वो इस तरह से फील नहीं करती थी। रास्ते पर बारिश के साथ साथ कपल ने छाता भी शेयर किया। पहले तो अनन्या साइड में होने की कोशिश करती रही, लेकिन सिद्धार्थ के हाथ का छाता भी उसके साथ साइड हो रहा था। वो जिधर भी होती लेकिन वो भीग नहीं रही थी, जबकि सिद्धार्थ का एक कंधा पूरी तरह से भीग चुका था। अनन्या सिद्धार्थ की तरफ झुकी हुई थी और फिर उसने छाता पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी शर्ट भीग रही है। सिद्धार्थ ने नजरें नीचे की और उसकी तरफ देखा, पर कहा कुछ भी नहीं। इस तरह भीगने के बाद भी उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें कुछ गहराई और गर्माहट भी थी। सिद्धार्थ की नजरें अनन्या को अजीब महसूस करवा रही थी। अनन्या ने महसूस किया कि ऐसा छाता शेयर करने वाला सीन अक्सर लवर्स के साथ होता है। ये सोचकर अनन्या का चेहरा लाल हो गया था। तभी अचानक ठंडी हवा चलने लगी और अनन्या को छींक आ गई। सिद्धार्थ ने अनन्या को देखकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपने कोट के अंदर खींच लिया और कहा, क्या तुमको याद नहीं है कि अभी कुछ दिन पहले ही तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो? उसके बाद वो और तेज चलने लगा। दो लोग एकदम चिपक कर चल रहे थे, उनके बीच बिल्कुल भी गैप नहीं था। उन दोनों के बीच बस सिद्धार्थ की पतली सी शर्ट थी। अनन्या सिद्धार्थ के चेस्ट पर झुकी हुई थी और वो उसकी धड़कन की आवाज साफ सुन सकती थी। सिद्धार्थ का दिल भी अनन्या के दिल की तरह ही तेज तेज धड़क रहा था। अनन्या की बॉडी बहुत गर्म हो गई थी, जैसे वो किसी गर्म कमरे में खड़ी थी। वो कितना भी कोशिश करती खुद को शांत करने की, लेकिन उसकी बॉडी और भी ज्यादा गर्म हो रही थी। अनन्या ने सिद्धार्थ को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया। सिद्धार्थ की बॉडी और उसका हैंडसम चेहरा पहले से भी ज्यादा शांत दिखाई दे रहा था। इतनी बारिश में भी उसके चेहरे पर कोई अलग एक्सप्रेशन नहीं था। अनन्या और सिद्धार्थ एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे, जैसे किसी कपल ने एक दूसरे को गले लगाया हो। अनन्या अपने दिल की धड़कन को शांत ही नहीं कर पा रही थी, ना ही वो खुद को संभाल पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी बॉडी का ब्लड बहकर उसके दिमाग में चला गया है और उसे कुछ भी सोचने से रोक रहा है। वो खुद को बार बार शांत रहने के लिए कह रही थी, लेकिन उसे अब भी घबराहट हो रही थी। तभी सिद्धार्थ ने उसके कानों से बाल हटाए और उसके कानों में हंसते हुए पूछा, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ। इसके बाद तो अनन्या का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई ड्रम बज रहा हो जिसे वो रोक नहीं पा रही हो। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट पहुंचे, अनन्या का खुद पर कंट्रोल ही नहीं था और उसने जल्दी से सिद्धार्थ को दूर कर दिया। फिर वो बोली, कौन घबरा रहा है? मैं तो बस भीगने से डर रही थी। थोड़ी देर बाद वो बोली, छाते के लिए थैंक यू। लेकिन इससे पहले कि वो बोलना बस करती, उसकी बॉडी पूरी तरह से कंपकपा रही थी। सिद्धार्थ ने अपना छाता साइड में रखा और अपने हाथ से अनन्या के माथे को छूकर देखने लगा। अनन्या को इससे कुछ हुआ नहीं, ये बस ऐसा था जैसे कोई मक्खी भिनभिना रही हो। लेकिन अनन्या अभी भी सिद्धार्थ को हैरान होकर देख रही थी और उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ शांत खड़ा था, यहाँ तक कि कितना ही बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन सिद्धार्थ फिर भी शांत ही रहेगा। फिर वो धीरे से बोला, तुम्हें सर्दी लग रही है, अंदर जाओ। वो उसे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहा था? क्या वो अंदर नहीं चल रहा था? क्या उसे अभी भी कुछ करना था?
अनन्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, मैं कोई गवार नहीं हूँ, मैं तुम्हें इस तरह सीधा घर से बाहर नहीं निकालूंगी। लेकिन क्या सिद्धार्थ ने कहा था कि वो जा रहा है? अनन्या का उसे अंदर चलने के लिए कहना ऐसा था जैसे वो उसे भगाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए सिद्धार्थ ने बहुत गहरे मतलब से कहा, याद रखना हम फिर से मिलेंगे। ये सुनकर अनन्या ने अपने लिप को बाइट कर दिया और वो उसे बिल्ली की तरह बड़ी बड़ी गोल आंखों से लेकिन सावधानी से देख रही थी। सिद्धार्थ ने चुप रहकर कुछ सेकंड्स तक अनन्या की आंखों में देखा। उसे देखकर लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता हो और उसकी आंखों में मस्ती की झलक दिख रही थी। अनन्या ने सिद्धार्थ को जाते हुए देखा। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। सिद्धार्थ को पहले ही पता लग गया था और वो जान गया था कि अब अनन्या क्या कहने वाली थी। इसलिए सिद्धार्थ ने अनन्या के कुछ कहने से पहले ही खुद से ये डिसीजन ले लिया। लेकिन सच में वो उसे अभी तुरंत नहीं जाने देना चाहती थी। आखिरकार सिद्धार्थ ने उसकी हेल्प की थी। भले ही सिद्धार्थ ने झूठ बोला था कि वो अनन्या का पति है, उसने कभी अनन्या को चोट नहीं पहुंचाई। इसलिए अगर उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वो किसी परेशानी में था तो वो बता सकता था, तो अनन्या उसकी हेल्प करती, चाहे कैसे भी करती, और इस तरह से वो उसे थैंक यू भी कह देती। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि अनन्या उसे यहाँ हमेशा के लिए रुकने देती। कोई भी औरत किसी अजनबी को अपने घर में ज्यादा दिनों तक रुकने के लिए नहीं कह सकती। ये एक नॉर्मल सेफ्टी की बात है। जब अनन्या अपने घर आई तो उसने नोटिस किया कि सिद्धार्थ का सामान तो यहीं उसके घर पर ही था। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तो क्या वो किसी काम से गया था? जब उसने ये कहा था कि हम फिर मिलेंगे, तो क्या इसका मतलब ये था कि वो कभी भी किसी भी दिन फिर से आ जाएगा? आखिरकार सिद्धार्थ उसके घर का कोड भी जानता था। शायद अनन्या को ये बदल देना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद अनन्या ने कोड नहीं बदला और फिर सिद्धार्थ का सामान भी यही था। अगर वो वापस आया तो उसे सिद्धार्थ को कोड बताना पड़ेगा, इसलिए उसका अभी कोड चेंज करना बेकार है। अनन्या को लगा था सिद्धार्थ 2-3 दिनों में आ जाएगा और हो सकता है कल ही अपनी बहुत सारी स्कीम्स के साथ आ जाए। लेकिन काफी दिन हो गए थे, सिद्धार्थ कहीं नजर नहीं आया था और ऐसा भी कोई साइन नहीं था कि वो घर के अंदर घुसा हो। अगर सिद्धार्थ का सामान अनन्या के घर पर नहीं होता तो उसे सच में हैरानी होती, क्या वो सिद्धार्थ कभी उसकी लाइफ में आया भी था? इसी दौरान लतिका ने अनन्या को देखकर उसके अपसेट मूड को पहचान लिया था। वो अपने एक्यूपंक्चर सेशन के कुछ दिनों बाद दिखाई दी थी और उसका चेहरा आधा सही भी हो गया था। अब उसने मास्क भी नहीं पहन रखा था और वो नॉर्मल इंसान की तरह दिख रही थी जब तक कि वो बोली न थी। उसका मुंह अभी भी थोड़ा हार्ड था, लेकिन लतिका के लिए उसका चेहरा इतना भी सही होना बहुत बड़ी बात थी। कभी कभी आदमियों को भी उसी केयर की जरूरत होती है जैसे वो अपनों की करते हैं। अगर तुमको लगता है कि वो तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव करता है तो तुम्हें उसे एक फोन तो करना ही चाहिए। अचानक लतिका बोली। अनन्या उसे देखती रह गई और समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रही थी। लतिका की तरफ देखते हुए अनन्या को अचानक महसूस हुआ कि लतिका मास्क हटाने से क्यों इतना परेशान थी, कि लोग उसका पैरालाइज्ड चेहरा देख लेंगे। वो सच में बहुत सुंदर थी। सुंदर औरतें अपनी इमेज को लेकर थोड़ा ज्यादा ही सावधान रहती हैं। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? अनन्या ने हैरान होकर पूछा। मैंने कुछ दिनों से तुम्हारे पति को नहीं देखा, क्या तुम दोनों में लड़ाई हो गई? लतिका ने शांति से पूछा। तब अनन्या को समझ आया और वो हंसने लगी और सोचने लगी। लतिका सोच रही थी कि उसकी सिद्धार्थ से लड़ाई हो गई थी और इसलिए वो उसे कॉल करने के लिए कह रही थी। अनन्या ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो। क्या लतिका ने सिद्धार्थ को कॉल करने के लिए कहा था? अनन्या सिद्धार्थ को कॉल कैसे कर सकती थी जब वो उसका मोबाइल नंबर ही नहीं जानती थी? अगर कोई कॉल कर सकता था तो वो खुद सिद्धार्थ ही था। जब अनन्या ये सब सोच रही थी तो अचानक उसका फोन बजने लगा। वो थोड़ा हैरान हो गई, जैसे उसे कोई अजीब सी फीलिंग आई हो। एक पल के लिए उसे लगा था कि सच में सिद्धार्थ ही कॉल कर रहा था, लेकिन वो नहीं था। फोन कॉल लॉयर रोहित का था। लॉयर रोहित उसके दादाजी का वकील था और उनके मरने के बाद वही था जिसने दादाजी की विल को पढ़ा था। अनन्या ने फोन उठाकर कहा, हेलो लॉयर रोहित। दूसरी तरफ रोहित थोड़ा सा परेशान सा लग रहा था और वो बोला, मिस अनन्या, तुम कैसी हो? तुम्हारे पास आज दिन में टाइम है? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इसलिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। अनन्या को अचानक उसके बड़े अंकल की कही हुई सारी बातें याद आ गई जो उन्होंने उस दिन दादाजी की विल के बारे में डिनर पर कही थी। उन लोगों ने भी उस दिन वो विल सुनी थी जिस दिन दादाजी गुजरे थे। अगर पहले कुछ डिसाइड नहीं हुआ था तो ये पक्का ही एक सपोर्टिंग विल थी। अब जब अनन्या को वकील ने कॉल किया था तो क्या इसका मतलब था कि दादाजी ने सच में कोई सपोर्टिंग विल लिखी थी? और क्या उसमें ये लिखा था कि वो सच में ही क्लिनिक पर से अपना हक खो देगी जैसे ही उसकी शादी होगी? अनन्या ये मान ही नहीं सकती थी कि उसके दादाजी ने उसकी शादी को लेकर कोई विल लिखी होगी, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी होगा तो उनके पास जरूर कोई कारण होगा। इस पूरी दुनिया में वो हर किसी पर शक कर सकती थी, लेकिन अपने दादाजी पर कभी नहीं। वही तो थे जिन्होंने उसे पाल कर बड़ा किया था और उन्होंने ही उसे सबसे ज्यादा प्यार किया था। बड़े अंकल ने जो भी कहा था उसके लिए उसे वकील रोहित से बात करनी पड़ेगी ताकि वो सारी चीजें जान सके और सच का पता लगा सके। आखिर में अनन्या ने वकील के ऑफिस जाने के लिए एक टैक्सी पकड़ी। जैसे ही वो वकील के ऑफिस में गेस्ट मीटिंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि उसके बड़े अंकल और ऋतिका पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसी टाइम उसका छोटा कजिन देवांश सिंह भी वहीं पर था। जैसे ही देवांश ने अनन्या को अंदर आता देखा, उस 15 साल के बच्चे के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोला, अनन्या दीदी। उसी दौरान जब ऋतिका ने अनन्या को देखा तो वो तुरंत वकील रोहित से बोली, रोहित, सब लोग आ चुके हैं, क्या तुम सपोर्टिंग विल पढ़ सकते हो? अनन्या के बड़े अंकल सोफे पर बैठे एकदम उदास लग रहे थे और वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। अनन्या ने देवांश को देखकर स्माइल की और दूसरी तरफ बैठ गई। हालांकि अनन्या के अंकल, आंटी और ऋतिका उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन देवांश के साथ अनन्या का रिश्ता उन सबसे बेहतर था। देवांश एक बहुत अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और महीने में एक बार घर आता था। वकील रोहित खड़े हुए और सिर हिलाते हुए बोले, मिस ऋतिका, मैं ये नहीं कर सकता।
आपके दादाजी ने कहा था कि ये विल तभी पढ़ी जाएगी जब यहाँ आर्यन सिंह, अनन्या और देवांश मौजूद होंगे। लेकिन मेरे अंकल आर्यन सिंह गायब हैं, रितिका ने शिकायत करते हुए कहा। वकील रोहित ने अनन्या की तरफ देखा और अनन्या से हाँ में सिर हिलाया। अनन्या को फाइनली अब समझ आया था कि उसके बड़े अंकल ने कुछ दिन क्यों लगा दिए थे वकील से बात करने में, क्योंकि वो देवांश को भी साथ लाना चाहते थे। तो इसका मतलब इस सहायक विल में उसके छोटे कजिन की मौजूदगी भी जरूरी थी। वकील रोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर आर्यन सिंह गायब हैं, तो फिर हम इस सहायक विल को पढ़ सकते हैं अगर अनन्या और देवांश राजी हों। तभी अनन्या के बड़े अंकल ने कहा, क्या तुम ये अनाउंस नहीं कर सकते कि इस सहायक विल की टर्म्स कब तक पूरी होनी चाहिए? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वो सब कुछ जानते थे। जैसे ही अनन्या की शादी होगी तो ये सहायक विल एक्टिवेट हो जाएगी और अनन्या अब मैरिड थी। वकील रोहित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अगर आर्यन सिंह 2 सालों के लिए गायब हो जाते हैं और ये पता लगता है कि वे मर चुके हैं, तो ही हम ये विल उनकी गैर मौजूदगी में खोलकर पढ़ सकते हैं। 2 साल? 2 साल में कितना कुछ बदल सकता है। कोई भी 2 साल तक इंतजार नहीं करना चाहता था। रितिका ने तुरंत अनन्या की तरफ देखा और उसे ऑर्डर दिया, जल्दी करो और वकील रोहित के सहायक विल को पढ़ने के लिए राजी हो जाओ। अनन्या हंसी और बोली, मेरे दिल में ये क्लिनिक हमेशा से ही मेरे टीचर का था। अगर मेरे टीचर लौट आते हैं, मैं अपने आप ही इस सहायक विल को खोलने के लिए मान जाऊंगी। जब टाइम आएगा तब मैं खुशी खुशी वो करूंगी जो ये कहेगी, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं मान सकती। तुम सिंह फैमिली की क्लिनिक को अपने पास ही रखना चाहती हो ना? किसी इज्जतदार आदमी की तरह एक्टिंग करना बंद करो, रितिका ने आरोप लगाते हुए कहा। देवांश ने हैरान होकर अपनी बहन को देखा और कहा, दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? रितिका अपने भाई की तरफ देखकर चिल्लाई, तुम अभी बच्चे हो, तुम क्या जानते हो? इस लड़की से बेवकूफ मत बनना। तुम जो चाहे सोच सकती हो, कह सकती हो, सहायक विल मेरे टीचर के बिना ओपन नहीं की जाएगी, अनन्या ने कहा। अनन्या के अंकल ने उसे तेज नजर से देखा। मैं ये कभी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारे तरीके तुम्हारे टीचर से भी ज्यादा अच्छे होंगे। अंकल, आप मेरे टीचर के बड़े भाई हैं और मेरे दादाजी के बड़े बेटे हैं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, अनन्या ने जाने से पहले कहा। वकील के ऑफिस में रितिका की आवाज गूंज रही थी। वो चिल्ला रही थी, अनन्या यहीं खड़ी रहो। अनन्या ने पलटकर गुस्सैल रितिका को देखा। अनन्या, सिंह फैमिली ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, फिर भी तुम इस तरह बर्ताव कर रही हो और यहाँ तक कि तुम हमारे लिए ही बुरा कर रही हो। सावधान रहना, तुम एक दर्दनाक मौत मरोगी और तुम नरक में जलोगी। रितिका गुस्से से पागल हो रही थी। अनन्या अब भी शांत खड़ी थी और वो बोली, मेरे टीचर के आने से पहले मैं तुमसे बात करके अपना टाइम नहीं खराब करना चाहती। जैसा कि मैं सब कुछ एक अच्छे मन से कर रही हूँ और इसे समझने के लिए मुझे बस मेरे टीचर की जरूरत है। मैं खुद से तुम्हें कुछ भी नहीं समझाना चाहती। रितिका उसके पैरों को रोकते हुए चिल्लाई, अनन्या, हमारा क्लिनिक लेकर ऐसी एक्टिंग करना बंद करो कि तुम हमारा फायदा नहीं उठाना चाहती। तुम एक एहसान फरामोश डॉग हो, तुम बिल्कुल भी लायक नहीं हो। अगर मैं कर सकती तो मैं। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति रखी हुई थी। रितिका ने उसे उठा लिया और उसे ऊपर उठाकर अनन्या के सर को निशाना बनाया। अनन्या वहाँ से बिल्कुल नहीं हिली। उसने बस शांति से रितिका को याद दिलाया, मेरी प्यारी बहन, जब मैं लास्ट टाइम अपने टीचर के साथ यहाँ आई थी तो मैंने इस मूर्ति की सुंदरता को नोटिस किया था और इसलिए इसके बारे में भी पूछा था। तब उन्होंने मुझे बताया था कि ये मूर्ति एक फेमस आर्टिस्ट संदीप नायर ने बनाई थी और इसकी कीमत कुछ लाखों रुपए में थी। कुछ ही दिन पहले अनन्या के बड़े अंकल ने काफी बड़े अमाउंट के बिल का पेमेंट किया था। हाँ, लेकिन रितिका जानती थी कि उसके डैड ने अपने बिजनेस से काफी पैसा कमाया था, लेकिन वो इतने भी अमीर नहीं थे कि वो अपना पैसा इधर उधर गंवाते रहें। अगर वो इतने अमीर होते तो उनकी नजर क्लिनिक पर कभी नहीं होती। इसलिए जैसे ही रितिका ने उसकी कीमत सुनी, रितिका तुरंत रुक गई और उसका चेहरा लाल हो गया और वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। अनन्या वहां से स्माइल करते हुए चली गई, पर रितिका उसके बाद भी उस मूर्ति को पकड़े वहीं खड़ी थी। रितिका ने अपने दांत पीसे और कहा, अनन्या, तुम सच में एक पत्थर दिल हो, तुम बस इंतजार करो। बेशक अनन्या को लगा था कि चीजें अब सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि उसने सहायक विल को खोलने से मना कर दिया था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं था, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत थी। उस रात अनन्या क्लिनिक से घर आ रही थी। उसका दिन बहुत बिजी था, इसलिए उसे काम खत्म करने में देर हो गई थी। घर आने के लिए उसने सिविल लाइन से शॉर्टकट ले लिया। ऐसे तो सिविल लाइंस काफी चहल पहल वाला एरिया था, लेकिन देर होने से वहां भी थोड़ा सुनसान था। लेकिन वो अक्सर इस रास्ते से घर आया करती थी, इसलिए उसे आदत थी और उसे डर भी नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे घर जा रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा था। इस अचानक हुए एहसास से उसे थोड़ा डर लग रहा था। रास्ते में वो रुकी और उसने पीछे मुड़कर देखा और चिल्लाया, कौन है यहाँ? एक पल की शांति के बाद 2 आदमी उसके पीछे आ गए और उन्होंने मास्क पहन रखे थे। अनन्या उनको देखकर डर गई और उसने हड़बड़ाहट में अपने कदम पीछे ले लिए। वो जल्दी से मुड़ी और तेजी से भागने लगी, लेकिन क्योंकि वो जल्दी में थी इसलिए उसका पैर मुड़ गया और उसे मोच आ गई। अब जब उसे दर्द होने लगा था, लेकिन उसके पास दर्द की चिंता करने का टाइम नहीं था और वो लगातार भागती रही। लेकिन उसके थोड़ा दूर भागने पर ही उसके सामने 2 और आदमी मास्क पहने आ खड़े हुए थे और ये पक्का था कि वो दोनों भी उन दोनों से मिले हुए थे। अनन्या ने अपना डर सामने नहीं आने दिया और वो स्माइल करते हुए बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? अगर कुछ ले देकर मामला खत्म हो सकता है तो क्या हम कर सकते हैं? उन चारों मास्क पहने आदमियों में से एक ने हाथ में खंजर पकड़ रखा था। वो उनका लीडर लग रहा था। अगर मिस अनन्या कोऑपरेट करना चाहती हैं तो हम तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाएंगे, वो अनन्या की तरफ देखते हुए बोला। उसके बाद वो अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला,
इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृद्विका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मिस अनन्या, यहाँ चलिए। हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि आपको मुझे बताना चाहिए? जैसा कि वो अनन्या का नाम जानते थे, उन्हें किसने भेजा था? मिस अनन्या, आपको बस हमें फॉलो करना है। जब आप पहुंचेंगी तो आप खुद जान जाएंगी। उस आदमी ने खंजर के साथ खेलते हुए कहा। रात के अंधेरे में वो खंजर चमक रहा था। ये देखकर अनन्या ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वो देखने में तो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसके अंदर डर बढ़ रहा था। वो उन लोगों के साथ नहीं जा रही थी, वो उनके साथ नहीं जा सकती थी। सुनो, तुम लोग जो भी हो, पैसे कमाने के लिए बहुत से तरीके होते हैं। एक तरीका अपनी जान को जोखिम में डालकर पैसा कमाना है, दूसरा तरीका मेहनत का है। तुम्हें ये करने के लिए कितने भी पैसे दिए गए हों, मैं तुम्हें इसके 2 गुना पैसे दे सकती हूँ। मुझे यकीन है कि कुछ ना करके इतने पैसे कमाना आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा, जैसे ये भगवान का दिया इनाम हो। आप लोग इसके लिए मना नहीं करेंगे, है ना? अनन्या ने अपना हर शब्द धीरे धीरे और आराम से कहा। उसने जानबूझकर टाइम लिया ताकि वो बचने का कोई रास्ता ढूंढ सके। खंजर पकड़े हुए आदमी ने शांति से कहा, मिस अनन्या, आपके पास पक्का ही बहुत तेज जुबान है। मैं आपसे सहमत भी हो गया था, लेकिन हम भरोसे पर काम करते हैं। उस आदमी ने बोलते हुए खंजर को घुमाया और अपने आदमियों से बोला, टाइम बर्बाद मत करो, इसे पकड़ लो। उनमें से एक आदमी ने रुमाल निकाला और अनन्या जानती थी कि इसमें पक्का ही उसे बेहोश करने वाली दवा लगी है या क्लोरोफॉर्म लगा हुआ होगा। अनन्या घबराने लगी और उसे डर भी लग रहा था। अचानक अनन्या के दिमाग में एक चेहरा घूमने लगा। उसे पहले भी किसी डोमिनेटिंग आदमी ने बचाया था और उसे ये भी कहा था कि वो उसके रहते हुए उसे कभी भी दुखी नहीं होने देगा। लेकिन अभी वो कहाँ था? सिद्धार्थ! अनन्या को नहीं पता था क्यों, लेकिन उसने अचानक उसका नाम पुकारा। चारों आदमी थोड़ा सा हैरान थे कि अनन्या बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो कॉर्नर से मुड़ी, वो जमीन पर गिर गई। तभी एक तेज लाइट उनकी तरफ आते हुए दिखी। अंधेरी सिविल लाइंस में एकदम रोशनी हो गई थी। सबकी आंखें एकदम से बंद हो गई थी। जैसे ही उन लोगों ने देखा, एक ब्लैक जीप उनके सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और 2 आदमी बाहर निकले। वो दोनों लाइट में खड़े थे तो उनका चेहरा देख पाना मुश्किल था, लेकिन उन दोनों ने सूट पहन रखा था और वो लंबे चौड़े अच्छी पर्सनैलिटी वाले लग रहे थे। इससे पहले कि वो 4 लोग रिएक्ट करते, उन 2 आदमियों में से एक आगे आया और खंजर वाले आदमी को एक लात मारी। वो आदमी उड़ते हुए डस्टबिन के पास जाकर गिरा। उसके सर और मुंह से खून बहने लगा और उसका खंजर भी कहीं दूर जाकर गिरा। उन 2 आदमियों में से दूसरा आदमी मजाक करते हुए बोला, मिस्टर सिद्धार्थ, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी लात बहुत ज्यादा पावरफुल थी? तुमने शायद इस सुंदर लड़की को डरा दिया। उस पावरफुल आदमी ने इग्नोर किया कि लात मारने पर वो बदमाश कहाँ गिरा और उसे कितनी चोट आई। वो बस अनन्या के पास गया। अनन्या ने अपने पास आए उस आदमी की तरफ देखा। उसका चेहरा हमेशा की तरह ही शांत था और उसकी आंखें भी शांत थी, लेकिन उसकी आंखों से डर भी लग रहा था। सिद्धार्थ! अनन्या उसे देखते ही बोली। ये आदमी एकदम अचानक से वहां आ गया था। अनन्या हैरान थी और उसका दिल उसे देखकर जैसे धड़कना ही भूल गया था। सिद्धार्थ तेजी से उसके पास आया और इससे पहले कि अनन्या कुछ रिएक्ट कर पाती, सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। उसके बाद सिद्धार्थ ने अनन्या की आंखें बंद कर दी और कहा, बिल्कुल मत डरो, मैं हूं यहाँ। अनन्या हैरानी से उसे देखती रही। अनन्या एक नॉर्मल औरत की तरह ही थी, जिसे अचानक कुछ गुंडों ने घेर लिया था। वो कैसे नहीं डर सकती थी? इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बाहर से कितनी शांत दिख रही थी, अंदर से उसे उतना ही डर लग रहा था। लेकिन सिद्धार्थ ने अनन्या की आंखें क्यों बंद कर दी थी? तभी अनन्या के कानों के पास एक अलग सी आवाज सुनाई दी, हेलो प्रिटी लड़की, मैं विजय हूँ। उसके बाद अनन्या ने लड़ाई झगड़े होने की आवाज सुनी। वो बहुत परेशान हो रही थी और जानना चाह रही थी कि क्या हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, सिद्धार्थ ने उसका हाथ नीचे कर दिया और कहा, मत देखो। अनन्या कुछ नहीं बोल पाई। जाने दो ना, वो इतनी भी वीक नहीं थी जो ये लड़ाई नहीं देख सकती थी। विजय उन 3 आदमियों से अकेले लड़ रहा था और उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही विजय को एक पल मिला, वो सिद्धार्थ को देखने लगा कि वो क्या कर रहा था। वो तुरंत शॉक्ड हो गया। सिद्धार्थ अनन्या के चेहरे से बाल हटा रहा था। उसके एक्सप्रेशंस थोड़े बदल गए। वाओ, तुम्हारे लिए यहाँ मैं लड़ाई कर रहा हूँ और तुम फ्लर्ट कर रहे हो और यहाँ मेरे सामने अपना अफेक्शन दिखा रहे हो, विजय ने शिकायत करते हुए कहा। तभी जो 3 आदमी गिर गए थे, उनमें से 2 आदमी खड़े हुए और भागते हुए विजय की तरफ आने लगे। विजय ने कुछ कदम पीछे लिए और घूर कर उस आदमी को जोर से एक पंच मारा। वो आदमी घूमकर उस दूसरे आदमी से टकराया और फिर पीठ केवल जमीन पर जा गिरा। उस आदमी की हड्डी टूटने का दर्द और दर्दनाक चीख पूरी सुनसान गली में गूंज उठी। उसी दौरान खंजर वाला आदमी उठा और सिद्धार्थ को गुस्से से देखने लगा। जोर से चिल्लाता हुआ वो सिद्धार्थ और अनन्या की तरफ बढ़ा। सिद्धार्थ अनन्या को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसने अनन्या को पकड़ रखा था और उसकी आंखें बंद कर रखी थी। सिद्धार्थ की आंखें उस टाइम एक बहुत ही खतरनाक माहौल बना रही थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।